ब्लेड रनर 1982 की एक साईफाई एक्शन फिल्म है जो कि एक्शन पैक्ड होने के साथ साथ काफी फिलोसॉफिकल भी है। फिल्म की शुरुआत में हमें इस फिल्म के लोर के बारे में बताया जाता है। हमें बताया जाता है कि टायरल कॉर्पोरेशन ने रेप्लिकेंट्स जो कि ह्यूमंस के जैसे दिखने वाले रोबोट्स होते हैं उनका खोज किया। ये रोबोट्स बल और फुर्ती में ह्यूमन से कई गुना आगे होते हैं और इंटेलिजेंस में अपने बनाने वाले साइंटिस्ट जितने स्मार्ट होते हैं। ह्यूमंस इनका इस्तेमाल गुलामों की तरह करते हुए इनसे मजदूरी करवाते हैं क्योंकि वो खुद उन इन्वायरमेंट्स में काम नहीं कर सकते हैं। इन रेप्लिकेंट्स की एक कॉम्बैट टीम इसका विरोध करते हुए बगावत भी करती है, जिनमें कई लोग मारे जाते हैं। इसके बाद धरती पर रेप्लिकेंट्स को बैन कर दिया जाता है और उन्हें खोजने और खत्म करने के लिए ब्लेड रनर नाम की एक स्पेशल पुलिस फोर्स को फॉर्म किया जाता है। फिल्म शुरू होती है साल 2019 में, जिसमें एक फिक्शनल धरती को दिखाया जाता है। अगली सीन में हम होल्डन से मिलते हैं, जो कि टायरल कॉर्पोरेशन के नए एम्प्लॉयज को टेस्ट कर रहा होता है। टेस्ट में पूछे सवालों से तंग आकर सब्जेक्ट उसे गोली मार देता है। अगले सीन में हम इस फ्यूचरिस्टिक धरती के कुछ और दृश्य देख पाते हैं। इस सीन में हम मिलते हैं रिचर्ड डेकर्ड से, जो कि एक अखबार पढ़ रहा होता है। डेकर्ड सामने की जैपनीज शॉप में नूडल्स खा रहा होता है जब दो ऑफिसर उसके पास आकर उसे अपने साथ आने के लिए कहते हैं। पहले तो डेकर्ड उन्हें साथ जाने से मना कर देता है, पर उनमें से जिसका नाम गैफ होता है वो एक कैप्टन ब्रांड का नाम लेता है, जिसके बाद डेकर्ड उनके साथ जाने के लिए राजी हो जाता है। अगले सीन में डेकर्ड गैफ के साथ कैप्टन ब्रांड के ऑफिस में आता है। ब्रांड उसे बताता है कि 4 रेप्लिकेंट्स उसके इलाके में परेशानी मचा रहे हैं और उन्हें पकड़ने में वो डेकर्ड की मदद चाहता है। डेकर्ड इनकार करते हुए कहता है कि वो अब रिटायर्ड है और उसे होल्डन से मदद मांगनी चाहिए। ब्रांड उसे बताता है कि होल्डन अभी भी हॉस्पिटल में है। इतना सब सुनने के बाद और ब्रांड के काफी रिक्वेस्ट करने के बाद डेकर्ड ये काम करने के लिए तैयार हो जाता है। अगले सीन में ब्रांड डेकर्ड को बताता है उन बागी रेप्लिकेंट्स के बारे में। 6 रेप्लिकेंट्स 2 हफ्ते पहले एक दूसरे प्लेनेट पर से 23 लोगों को मार कर छुपते हुए एक शिप पर आए थे। धरती पर आने के बाद उन्होंने टायरल कॉर्पोरेशन में घुसने की कोशिश की, जिसके दौरान उनमें से 2 मारे गए। बाकी के 4 जो छुपकर टायरल में घुसने में कामयाब हो जाते हैं, उनमें से एक होता है लियोन, जिसने होल्डन को मारा। दूसरा जिसका नाम रॉय बैटी होता है, जो इनका लीडर होता है, और बाकी 2 जिनके नाम होते हैं जोरा और ट्रिस। इनका पता लगाने के लिए ही ब्रांट ने होल्डन को नए एम्प्लॉयज पर टेस्ट करने के लिए कहा था। डेकर्ड को ये समझ नहीं आता है कि ये वापस धरती पर क्यों आए हैं और टायरल से इन्हें क्या काम है। ब्रांड को इसका जवाब तो नहीं मालूम था, मगर उसने ये जरूर बताया कि रेप्लिकेंट्स को पूरी तरह से ह्यूमंस को कॉपी करने के लिए बनाया गया था, जिसका मतलब ये भी है कि उनके खुद के इमोशंस भी डेवलप हो सकते थे। ऐसा होने पर यह परेशानी का कारण ना बन जाए, इसीलिए इन्हें बस 4 साल की जिंदगी के साथ बनाया गया था। अगले सीन में हम डेकर्ड को फिर से गैफ की हवाई गाड़ी में कहीं जाते देखते हैं। गैफ उसे टायरल कॉर्पोरेशन लेकर आता है। यहाँ डेकर्ड मिलता है बहुत ही खूबसूरत रेचल से। रेचल उससे एक पर्सनल क्वेश्चन पूछती है, पर उसके जवाब देने से पहले वहां पर आ जाता है डॉक्टर एल्डन टायरल। वो उनसे पूछता है अगर यहाँ पर कोई एम्पैथी टेस्ट कंडक्ट किया जा रहा है। एम्पैथी टेस्ट वही टेस्ट है जो होल्डन फिल्म की शुरुआत में नए एम्प्लॉयज पर कर रहा था, ये पता लगाने के लिए कि वो रेप्लिकेंट्स हैं या नहीं। टायरल डेकर्ड से रिक्वेस्ट करता है ये टेस्ट रेचल पर करने के लिए। टेस्ट में डेकर्ड रेचल से कई अनकंफर्टेबल सवाल पूछता है, पर रेचल उनका जवाब बिना किसी हेजिटेशन के दे देती है। टेस्ट के बाद टायरल रेचल को बाहर जाने को कहता है और फिर हमें रिजल्ट से पता चलता है कि रेचल भी एक रेप्लिकेंट है। डेकर्ड इन सबसे हैरान हो जाता है क्योंकि नॉर्मली किसी रेप्लिकेंट का पता 20 से 30 क्वेश्चन से चल जाता है, पर रेचल के केस में डेकर्ड को 100 से भी ज्यादा सवाल पूछने पड़ गए। टायरल फिर डेकर्ड को बताता है कि वो एक नई जनरेशन की रेप्लिकेंट है, जिन्हें खुद भी यह पता नहीं होता कि वो रेप्लिकेंट है, क्योंकि उनमें उनकी पूरी जिंदगी की झूठी यादें स्टोर की गई हैं, फेक मेमोरीज। इन्वेस्टिगेशन करते हुए डेकर्ड और गैफ लियोन के होटल रूम में आते हैं। वहां से उन्हें लियोन के रखे कुछ पिक्चर्स मिलते हैं। अगले सीन में हम लियोन को उसके लीडर रॉय बैटी से मिलते देखते हैं। वो दोनों एक चाइनीज इंजीनियर के पास जाते हैं। बैटी उसे अपनी 4 साल की एक्सपायरी डेट को बढ़ाने के लिए कहता है, पर वो चाइनीज उनकी मदद नहीं कर पाता है क्योंकि वो बस रेप्लिकेंट्स की आंखों का स्पेशलिस्ट होता है। वो उससे टायरल के पास जाने के लिए कहता है और वो उससे जेफ सेबेस्टियन के बारे में बताता है, जो कि उनकी मदद करेगा उन्हें टायरल तक पहुंचाने में। अगले सीन में हम डेकर्ड को अपने अपार्टमेंट में जाते देखते हैं। एंट्री करते वक्त उसे एहसास होता है कि कोई वहां पहले से मौजूद है। वो और कोई नहीं बल्कि रेचल होती है, जो उससे यह जानना चाहती है कि उसके और टायरल के बीच क्या बात हुई थी। डेकर्ड उसे ये सब टायरल से पूछने के लिए कहता है। रेचल उसे बताती है कि टायरल उससे झूठ बोलता है और उससे पूछती है कि अगर वो भी उसे रेप्लिकेंट समझता है। वो डेकर्ड को अपने बचपन की एक तस्वीर दिखाती है अपनी माँ के साथ, ये प्रूव करने के लिए कि उसे बनाया नहीं गया था। तब डेकर्ड रेचल को उसकी बचपन की बातें बताने लगता है, जो कि डेकर्ड को नहीं पता होनी चाहिए थी। ये सब सुनकर रेचल को बुरा लगता है और डेकर्ड उससे रोता देख उससे माफी भी मांगता है, पर काफी उदास होने के बाद रेचल अपनी माँ की तस्वीर फेंक कर चली जाती है। अगले सीन में हम प्रिस, जो कि बागी रेप्लिकेंट्स में से एक है, उसे जेफ सेबेस्टियन से ये कहकर मिलते देखते हैं कि वो खो गई है। जेफ उसे अपने रहने की जगह पर ले जाता है और यह बताता है कि वो एक जेनेटिक इंजीनियर है। अगले सीन में हम डेकर्ड को अपने सपने में एक यूनिकॉर्न को देखते देखते हैं। नींद से बाहर आने के बाद डेकर्ड लियोन के अपार्टमेंट में मिले पिक्चर्स में से एक को इनहेंस करके चेक करता है, जिससे उसे एक दूसरी औरत की तस्वीर मिलती है।
डेकर्ड उस औरत को ट्रैक करने में कामयाब हो जाता है, पर उसे कुछ बताने से पहले वो लड़की डेकर्ड पर हमला करके वहां से भाग जाती है। थोड़ी देर तक इधर उधर भागने के बाद डेकर्ड को फाइनली वो औरत दोबारा दिखती है, जिसकी वजह से फिल्म में एक चेस सीक्वेंस स्टार्ट होता है। उसे रोकने के लिए डेकर्ड उस पर गोली भी चलाता है, और 3 बार मिस करने के बाद फाइनली एक गोली उस औरत को जाकर लग जाती है। इसके बाद डेकर्ड उसे एक और गोली मारता है, और दौड़ते हुए कुछ शीशों से जाकर टकराकर वो औरत वहीं पर गिर के मर जाती है। इस सीक्वेंस को डायरेक्टर राइडली स्कॉट ने काफी खूबसूरत सिनेमेटोग्राफी के थ्रू दिखाया है। हम यहाँ पर देखते हैं कि लियोन ये सब दूर से देख रहा होता है, जिससे हमें ये पता चलता है कि यह औरत जोरा यानी कि बागी रेप्लिकेंट्स की चौथी मेंबर थी। अगले सीन में डेकर्ड ब्रायंट और गैप से मिलता है, और ब्रायंट उसे जोरा की मौत का ताना मारता है और कहता है कि अब बस 4 और बचे हैं। डेकर्ड जब उसे सुधारते हुए 3 कहता है, तब ब्रायंट डेकर्ड को बताता है कि वो लड़की जिससे वो टायरल के यहाँ मिला था, यानी कि रेचल, अब वो भी बागी हो बन चुकी है। ब्रायंट और गैफ के जाने के बाद इसी सीन में डेकर्ड थोड़ी दूर पर रेचल को देखता है, पर उसका पीछा करते वक्त लियोन उसे रोक देता है। अब उन दोनों में हाथापाई शुरू हो जाती है। डेकर्ड लियोन की रेप्लिकेंट शक्ति के सामने बिल्कुल भी नहीं टिक पाता है, और उससे बुरी तरह से पिट जाता है। इसके बाद लियोन डेकर्ड की आंखें फोड़ने की भी कोशिश करता है, लेकिन ऐसा करने से पहले रेचल उसे गोली मार देती है और डेकर्ड को बचा लेती है। बाद में रॉय प्रिस से जेएफ की जगह पर मिलता है, और बहुत ही उदासी के साथ लियोन और जोरा की मौत की खबर सुनाता है। इसके बाद प्रिस और रॉय जेएफ को मैनिपुलेट करते हैं ताकि वो उन्हें टायरल तक पहुंचा सके। जेएफ उनकी बात मान लेता है और उन्हें टायरल के पास पहुंचा देता है। अपने क्रिएटर यानी टायरल से मिलने के बाद रॉय अपनी मांग उसे बताता है, जो कि होती है अपनी 4 साल की जिंदगी जो खत्म होने के कगार पर होती है, उसे और कुछ सालों के लिए बढ़ाने की। टायरल रॉय को समझाता है कि ये चीज ऑलरेडी बन चुके रेप्लिकेंट्स के लिए साइंटिफिकली पॉसिबल नहीं है। टायरल की ये बात सुनकर रॉय काफी उदास हो जाता है, लेकिन जब टायरल इसी उदासी का फायदा उठाकर उसे मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है, तब रॉय गुस्सा होकर उसे मार देता है। डेकर्ड को रेडियो पर इसकी खबर ब्रायंट देता है, और उसे ये भी बताता है कि साथ में एक और मेल की बॉडी मिली है, जिसका नाम जेएफ है, और वो डेकर्ड को जेएफ के एड्रेस पर जाके इन्वेस्टिगेट करने के लिए कहता है। डेकर्ड जेएफ के घर पर इन्वेस्टिगेट करने जाता है, जहाँ पर प्रिस अपना भेष बदलकर छुपी हुई रहती है। जब डेकर्ड उस तक पहुंचता है, तब प्रिस उस पर हमला कर देती है। उसकी ताकत और फुर्ती के सामने डेकर्ड बिल्कुल भी नहीं टिक पाता है, लेकिन मौका देखते ही वो प्रिस पर गोली चला देता है। गोली लगने के बाद प्रिस जोरों से छटपटाने लगती है, जिसके बाद डेकर्ड उससे 2 गोली और मारता है, और प्रिस आखिर में दम तोड़ देती है। अब अपार्टमेंट में एंट्री लेता है रॉय, और तुरंत समझ जाता है कि वहाँ कुछ गड़बड़ है। वह प्रिस की लाश देखता है और अपनी खामोशी से अपने उदासी और गुस्से को जाहिर करता है। डेकर्ड छुपकर उस पर निशाना लगाता है, पर रॉय उस गोली से बच जाता है और डेकर्ड को ताना मारने लगता है। फिर दीवार के पीछे से ही रॉय डेकर्ड के हाथ को खींच लेता है और प्रिस और जोरा के नाम पर उसकी 2 उंगलियां तोड़ देता है। इसके बाद वो डेकर्ड को उसकी गन लौटा देता है और सीधा निशाना लगाने की सलाह देता है। सीधा निशाना लगाने के बावजूद रॉय उसे डॉज कर लेता है, और गोली उसके कान को छूकर निकल जाती है। इसके बाद डेकर्ड वहां से निकलने की कोशिश करता है, पर सारे रास्ते बंद होने की वजह से डेकर्ड को कबर्ड पर चढ़कर सीलिंग में से निकलना पड़ता है। पर रॉय उसे वहां पर भी ढूंढ लेता है, जिसके बाद डेकर्ड एक मेटल बैट उठाकर उससे रॉय पर हमला करता है। रॉय डेकर्ड की जीने की चाह को देखकर बहुत खुश होता है, और डेकर्ड खिड़की के जरिए छत पर चढ़ जाता है। रॉय यहाँ भी पहुंच जाता है, जिसकी वजह से डेकर्ड को कूदकर दूसरे छत पर जाना पड़ता है, लेकिन वो दूसरी छत पर नहीं पहुंच पाता है और उसके एज पर लटक जाता है। रॉय भी इसके बाद दूसरी छत पर कूदता है और अपनी रेप्लिकेंट खूबियों के कारण आराम से छलांग पूरी कर लेता है। रॉय फिर डेकर्ड के पास जाकर पूछता है कि खौफ में जी के कैसा लगता है, और कहता है कि हम गुलामों की जिंदगी भी वैसी ही होती है। डेकर्ड का हाथ इसके बाद फिसल जाता है, लेकिन रॉय उसे बचा लेता है और उसे छत पर खींच लेता है। वह डेकर्ड के पास आकर बैठता है और उसे बताता है कि उसने अपनी छोटी सी जिंदगी में कई सारी चीजें देखी हैं, खूबसूरत चीजें जिन पर कोई भरोसा भी नहीं करेगा। वो ये बताता है कि उसकी सारी यादें खो जाएंगी, जैसे आंसू खो जाते हैं बारिश में। आखिर में वो डेकर्ड को बताता है कि उसके मरने का समय आ गया है, और वहीं पर अपना दम तोड़ देता है। मरने के बाद रॉय के हाथ में पकड़ा हुआ पंछी उड़ जाता है, ये दर्शाते हुए कि मरने के बाद रॉय आखिरकार आजाद है। इन सब के बाद डेकर्ड आखिर में अपने अपार्टमेंट में वापस आता है, पर वो ये देखकर चौंक जाता है कि वहां का दरवाजा पहले से खुला होता है। वो रेचल को आवाज लगाता है, पर वो जवाब नहीं देती है। वो अंदर आता है तो उसे रेचल सोती हुई दिखती है। वो रेचल को उठाता है और उसे उसके साथ भागने के लिए कहता है, नहीं तो बाकी ब्लेड रनर्स उसे मिटाने के लिए आएंगे। बाहर निकलते वक्त डेकर्ड को एक ओरिगामी यूनिकॉर्न मिलता है, जैसी ओरिगामी गैप बनाता था। यूनिकॉर्न का सपना डेकर्ड का अपना था, और ये बात किसी और को पता नहीं होनी चाहिए थी। ये ओरिगामी ये दर्शाता है कि डेकर्ड की यादें और सपने भी आर्टिफिशियल हैं, और वो खुद भी एक रेप्लिकेंट है। डेकर्ड अपना ये सच एक्सेप्ट करता है और रेचल के साथ फरार हो जाता है। ब्लेड रनर 1982 को सिनेमा वर्ल्ड के आइकॉनिक फिल्मों में से एक माना जाता है। इस मूवी के सबसे फेमस सीन, जो कि रॉय का आखिरी सीन है,
उसके लाइंस को रॉय के कैरेक्टर को प्ले करने वाले एक्टर रुटगर हॉवर ने खुद लिखकर स्क्रिप्ट में ऐड करवाया था। यह सीन टीयर्स इन द रेन मोनोलॉग के नाम से मशहूर है और इसे वन ऑफ द सैडेस्ट सीन इन सिनेमा हिस्ट्री माना जाता है। इस मूवी की एक सीक्वल 2017 में भी आई थी जिसका नाम था ब्लेड रनर 2049, जिसे क्रिटिक्स और फैंस सभी ने बहुत पसंद किया था। हमने उसकी एक्सप्लेनेशन पर भी वीडियो डाली है, सो प्लीज चेक दैट आउट। गाइज, अगर आपको हमारे ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल न भूलें। ऐसी और भी मज़ेदार वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमें ग्रो करने में आसानी हो।